उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है अखिलेश। ये हैं मधुबनी बिहार से और राजनगर इनके जन्म का स्थान है। श्रावण माह में इनका जन्म हुआ है। इस वजह से व्यक्ति जो होता है वो मैंने कई बार ये बात कार्यक्रम में भी पहले कही है कि श्रावण माह में जन्मे लोग बहुत ज़्यादा उलूल जुलूल बातें नहीं करते, पर हाँ बातूनी जरूर होते हैं। लेकिन सुख और दुख में हमेशा विषम परिस्थिति हो चाहे सम परिस्थिति हो, किसी भी अवस्था में एक जैसे स्थिति को प्राप्त करने वाले होते हैं। दक्षिणायन में जन्मे होने से आत्मबल कमजोर होता है, लेकिन डरपोक नेचर के नहीं होते, उत्साही होते हैं। हाँ, पर एक बात जो कि यहाँ पे कमजोरी वाली बनेगी कि व्यक्ति को कई बार अत्यंत अधिक मात्रा में तुरंत ही कई बार क्रोध आ जाता है। ये स्थिति भी साथ में बन रही है। वर्षा ऋतु में जन्मे होने के कारण दिमाग विचारों से खाली नहीं है, हमेशा भरा होता है। ध्यान से समझिएगा। कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि के चंद्रमा कई बार प्राइवेट नौकरी करने पर मजबूर करते हैं और कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि के चंद्रमा व्यक्ति के मन मस्तिष्क को कमजोर करने के लिए हावी होते हैं और वो दरअसल कई बार इसमें सफल भी हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि के चंद्रमा जब कभी भी व्यक्ति की कुंडली में होंगे तो मन मस्तिष्क और माता तीनों को परेशान करने वाले होते हैं। इनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, ये तो बहुत बढ़िया है। गुरुवार का जन्म होना, व्यक्ति गंभीर है, धर्म को धारण करने वाला है, बड़ों का आदर करने वाला है, बड़ा ही अच्छे तरीके से किसी से बर्ताव करने वाला है, सबका आदर करना चाहता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है और उसका स्टेटस बड़ा ही अच्छे व्यक्ति के तौर पे समाज में जाना जाता है। एक बड़ी अद्भुत बात और भी है, रोहिणी नक्षत्र में जन्मे होने के कारण व्यक्ति को कभी भी खुद का व्यवसाय कर लेना चाहिए। कुछ भी काम करिए, आप व्यवसाय कर सकते हैं, पार्टनरी में पार्टनर बना करके नौकरी कर सकते हैं, मतलब नौकरी दे सकते हैं, व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, पर सरकारी नौकरी के योग थोड़े कम है। गंड योग कौलव करण ये थोड़े कमजोर नहीं है, पर मैं इसे साधारणतया मध्यम आपके जीवन के लिए फलदायी मान रहा हूं। वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण थोड़ा डरपोक, थोड़ा झगड़ालू, देख करके चलने वाला ईर्ष्यालु और प्रमादी भी होता है। तुरंत ही आवेश में आकर के कई बार बाद में ऐसा काम कर दे कि बाद में पश्चाताप हो। ये काम नहीं करिएगा और उसमें जो है वो सबको साथ लेकर के चलने की भावना है और वो सबको संतुष्ट करने के चक्कर में कई बार खुद का नुकसान कर लेता है और कई बार उस पे इस बात का ठप्पा लग जाता है कि वो उसकी कॉपी करता है, उसकी कॉपी करता है, इसकी कॉपी करता है, उसका खुद का जनरेशन, उसका कुछ भी खुद का जनरेट किया हुआ नहीं है। मतलब आपके अंदर कॉपी करने का गुण बहुत बढ़िया है। अगर आप इस चीज को विकसित कर लें तो ये बात भी आपके पास बहुत अच्छे से आ जाएगी कि आप प्रबुद्ध हो जाएंगे। आने वाले वक्त में या फिर एक समय के बाद वही आपकी पहचान बन जाएगी। आपकी कुंडली में अब मैं सबसे पहले ये बात कहूंगा, कृष्ण पक्ष के द्वादशी के चंद्रमा ठीक नहीं है। दक्षिणायन में होने से कष्ट की स्थिति थोड़ी सी होती है और व्यक्ति को कई बार आरंभ वाला जो क्षेत्र होता है जीवन का वो थोड़ी बहुत समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। लग्न बना है वृषभ का, जो मूलतया वृषभ लग्न की कुंडली, लग्न में 2 नंबर यहाँ लिखी जो मूलतया यहाँ लिखनी चाहिए और धन भाव बली है, क्योंकि चतुर्थ स्थान के अधिपति और धन स्थान के अधिपति एक साथ, माता से लाभ संपूर्ण और बुद्धि का बल बढ़िया, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी। धन भाव में जो राशि बननी चाहिए वो लग्न में बन गई तो व्यक्ति को वैसे भी धनवान बना दे। लेकिन चंद्रमा और शुक्र जैसे दो शुभ ग्रहों का, जहां चंद्रमा उच्च के और स्वग्रही शुक्र, और लग्न जो बना है वो 12 डिग्री का है, बलवान है। रोहिणी नक्षत्र के पहले चरण का ये 12 डिग्री का लग्न, 12 डिग्री पे 12 पहले चरण के लग्न में इसके नक्षत्र के जो अधिपति होंगे वो रोहिणी नक्षत्र के पहले चरण के अधिपति बन जाते हैं मंगल। अब होगा क्या कि इनकी कुंडली के लिए मंगल वस्तुतः तो मारक होते हैं, पर फिर भी जो लग्नेश हैं वो शुक्र हो गए, चंद्रमा बैठ गए रोहिणी में, मतलब चंद्रमा नक्षत्र के अधिपति हो गए, चरण के अधिपति हो गए मंगल। तो चंद्रमा और मंगल का संबंध निकटता का होने के कारण मंगल की दशा भी जातक के जीवन में लाभप्रद स्थितियों को, रोजगार की प्राप्ति में, धन को सही जगह पे खर्च कराने के लिए और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन को पराक्रम से भरने वाली और लाभ देने वाली सिद्ध हो जाएगी। चंद्रमा की दशा न चाहते हुए भी मेहनत कराने के बाद परिणाम प्राप्त करने वाली और साथ ही साथ
अगर आप गौर से समझें तो इनकी कुंडली में शनि जो कि सर्वाधिक योग कारक ग्रह के रूप में उपस्थित हैं और 5 डिग्री के वक्री होने के कारण कुछ परिणाम उनका भाग्य भाव का भी मिलेगा। इस वजह से व्यक्ति भाग्यशाली भी माना जाएगा, क्योंकि लग्न पहले से ही बलवान है। लग्न बली, इसका मतलब लग्नेश रोहिणी नक्षत्र के, लग्नेश जो है वो शुक्र हैं रोहिणी नक्षत्र के। लग्न के अधिपति शुक्र लग्न में ही विराजे तो लग्न बली हो जाए। चंद्रमा वहीं बैठ जाए, इसका मतलब है कि व्यक्ति पराक्रमी भी हो जाएगा। लग्न में ही केतु विराजमान हो जाए तो विचारों में और एक ऐसी अवस्था को व्यक्ति के स्थिति को प्राप्त करवाने में ये थोड़ी निगेटिव होगी बात कि व्यक्ति निर्णय लेने की क्षमता से प्रभावित हो जाएगा। उसके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में उसकी कमजोरी सामने से कई बार प्रदर्शित हो सकती है, मतलब उसको निर्णय लेने में दिक्कत होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि राहु भी लग्न को देख रहे हैं जो कि सप्तम भाव को नीच बना रहे हैं, और पंचम भाव में अकेले गुरु, जन्म कुंडली में शुक्र और चंद्रमा और केतु, जहां केतु गुरु को देख रहे हैं और गुरु लग्न को देख रहे हैं, तो वृषभ राशि पे गुरु का बहुत अच्छा प्रभाव नहीं माना जाएगा। उनकी 5वीं दृष्टि नीच की है, अच्छी नहीं होगी। उनकी 7वीं दृष्टि स्वग्रही या अपनी राशि पे जाएगी, तो इस वजह से लाभ तो देंगे, लेकिन लग्न पे और भाग्य पे इनकी जो दृष्टि जाएगी वो थोड़ी कमजोर जाएगी। वस्तुतः जरा आप गौर करें तो सूर्य जो है वो कुछ दृष्टि का प्रभाव यहां भी रखेंगे, यहां भी रखेंगे, यहां भी रखेंगे, यहां भी रखेंगे, हर जगह वो रखेंगे। लेकिन जहां बैठे हैं, मैंने ये शाम के कार्यक्रम में भी ये बात बताई है, जरूर देख लीजिएगा कि सूर्य जहां बैठे होते हैं वहां से 12वें, दूसरे, एकादशवें और 6वें भाव को नहीं देखते। क्या बात कही? सूर्य जहां बैठते हैं वहां से 12वें, वहां से दूसरे, वहां से एकादशवें और वहां से 6वें भाव को नहीं देखे, बाकी अन्य सभी भावों पे उनकी दृष्टि जाती है। वैसे एक बात और बता दूं, तो मैं जो स्थिति समझ रहा हूं इसके आधार पर इन सभी जगहों पे सूर्य की दृष्टि यहां सबसे ज्यादा प्रभावी होगी। मतलब यहां पे अगर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी जहां के अधिपति अष्टम भाव के गुरु पंचम में आकर के संतान से उत्पत्ति में, संबंध में विच्छेद या संतान से कष्ट या कई बार एक ही तरीके की संतति देने वाले बन रहे हैं, या तो खाली लड़का हो या तो खाली लड़की हो, या कई बार संतान कष्ट से होती है, ऑपरेशन करना पड़ता है, ये सारी स्थितियां भी दिख रही हैं। इस कुंडली का सबसे अच्छा भाव कौन सा बना है? इस कुंडली का सबसे अच्छा भाव द्वितीय भाव बना है। इस कुंडली का सबसे अच्छा भाव उससे भी ज्यादा कौन अच्छा बना है? लग्न बना है, क्योंकि लग्न में ही दो दो शुभ ग्रह बैठे हैं। सम संख्या की स्थिर राशि का लग्न में बनना, शुक्रवार के दिन का अच्छा होना और शनिवार के दिन का अच्छा होना, दक्षिण दिशा का लाभप्रद होना, इनकी कुंडली के लिए मकर और कुंभ राशियां अच्छी हो जाए, और साथ ही साथ अगर अच्छी ना हो तो धनु राशि अच्छी ना हो, मीन राशि अच्छी ना हो, मिथुन राशि अच्छी ना हो और तुला राशि अच्छी ना हो। इन लोगों से थोड़ा बचना चाहिए। वस्तुतः वृषभ राशि के साथ तुला राशि के भी अधिपति शुक्र होते हैं, लेकिन यहाँ पे शुक्र सामान्य परिणाम करने वाले हो जाएंगे, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि जन्म कुंडली के 6ठे भाव में फंस रही है और उसके अधिपति होकर के भी वो लग्न में बैठे हैं, तो थोड़ी बहुत सामंजस्य की वृत्ति व्यक्ति को हमेशा ही अपनाना पड़ता है। जहां उसको थोड़े थोड़े संकोच के साथ जीवन में आगे बढ़ना होता है, उसके जीवन की जो गति होती है वो धीरे 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 आगे बढ़ती है। मतलब आप एक ही बार में धनवान नहीं बन जाएंगे, आपको जीवन में धीरे धीरे सारी चीजें मिलती रहेंगी। पर वस्तुतः अगर जन्म कुंडली में शनि का प्रभाव सप्तम भाव पे, शनि का प्रभाव मंगल पे या मंगल का प्रभाव शनि पे, तो व्यक्ति किसी न किसी चीज का आदी हो जाता है। चाहे वो लगातार बहुत ज्यादा सोचने का आदी हो, या बेवजह की चिंताओं में फंसे रहने का आदी हो, या किसी भी तरीके की बुरी लत का आदी हो, ऐसी स्थितियां भी कुंडली में बनती हैं। या कई बार व्यक्ति जो होता है वो दूसरों के बारे में, अब कोई एक ऐसी बात होगी जो जातक को हमेशा ही उस चीज के एडिक्शन में डाल देगी, वो हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचता रहे। ये भी एक अजीब बात है। कई बार वो अपने बारे में ही खाली बुरी बातें सोचता रहे, निगेटिविटी पाल लेता है, ये भी एक अजीब बात होगी। तो इन सब चीजों से आपको बचने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य और बुध वाणी भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति कई बार बहुत ज्यादा बोलने वाला या बातूनी हो जाता है, वाचाल प्रवृत्ति धारण कर लेता है। बोलता गलत नहीं है, पर बात यहां यह है कि हर जगह आप बोल भी नहीं सकते, कहीं कहीं सुनना भी पड़ता है। गुरु का प्रभाव शुक्र पे है, गुरु का प्रभाव बुध पे है। ये आपके जीवन में छोटे छोटे पलों को जोड़ करके अनुभव का मालिक बनाने वाला बना देते हैं। गूढ़ और रहस्यमयी चीजों के पीछे व्यक्ति का दिमाग बहुत ज्यादा जाता है। ज्योतिष हो जाए, हस्तरेखा हो जाए, तंत्र विद्या हो जाए, रत्न विद्या हो जाए, आभूषण, और हमेशा ही अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने का शौकीन हो जाता है।
क्योंकि शुक्र से प्रभावित है और लग्न में ही शुक्र है। कई बार तो इन्हें स्त्रियोचित गुणों का मालिक भी कह दिया जाता है। और वस्तुतः ये शुक्र ऐसे ग्रह होते हैं जो राहु से दृष्ट होने के कारण कई बार इनके खर्च करने की स्थिति, चाहे कुछ भी हो, चाहे ऊर्जा हो, चाहे धन हो, चाहे विद्या हो, चाहे वाणी हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे प्रभाव हो, चाहे स्वभाव हो, हर एक चीज अब निगेटिविटी में भी जा सकती है। इस वजह से इन सबको संतुलित करने का दबाव आपके ऊपर रहेगा। मतलब समाज में जो आपके प्रतिबिंब बनने वाले हैं, जो आपकी इमेज बनने वाली है, उसको बहुत ही शालीनता से काम करने की आवश्यकता है। नहीं तो आप तुरंत ही किसी गलत तरीके के, बहुत ही सोच समझ करके एक एक कदम चलने की आवश्यकता है। नहीं तो आपके बारे में गलत धारणाएं भी समाज में विकसित हो सकती हैं। अनुभव आपके पास बहुत बढ़िया है, आप पढ़ा अच्छा सकते हैं, बुद्धिमान बहुत अच्छे हैं, आप वाणी से संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं, आप शिक्षक बन सकते हैं, शिक्षकीय गुण आप में बहुत अच्छा है, आप व्यवसाय अच्छा कर सकते हैं, आप बर्तनों का कारोबार, आभूषण का कारोबार, कपड़ों का कारोबार, दवाइयों का कारोबार, केमिकल का कारोबार, लकड़ियों का कारोबार, फर्नीचर, मैंने जो बात कही, ये सारी चीजें आपकी कुंडली में बनती है। लग्न बली है तो शुक्र से संबंधित कोई भी कारोबार कर सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा से सूर्य भी अच्छे बैठे हैं, खराब नहीं बैठे हैं, पर शत्रुता पाल रहे हैं। इस वजह से कई बार जो धन है वो देर से आते दिख रहा है। सूर्य आपको अभिमानी नहीं बनने देंगे क्योंकि उसके ऊपर किसी पापग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। दूसरे नंबर पे वो गुरु से केंद्र में आ रहे हैं, गुरु से सूर्य जो है वो केंद्र में जा रहे हैं, 1 2 3 4, इस वजह से ये एक अच्छी स्थिति बनेगी। दूसरे नंबर पे इस सूर्य के साथ बुध का बैठा होना माता के साथ संबंधों में मजबूती और अच्छी वाणी का संकेत। चंद्रमा और शुक्र का एक साथ बैठना, जो चंद्रमा तृतीय के अधिपति होकर के व्यक्ति को थोड़ी बहुत मशक्कत करने के बाद चीजें मिलती हैं। और जन्म कुंडली में शनि का स्वग्रही होना, लेकिन उस पे मंगल की दृष्टि जो कि सप्तम भाव के अधिपति हैं उसको चतुर्थ सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं। इस वजह से कई बार, और शनि की दृष्टि भी 10वीं यहां जा रही है, इस वजह से दाम्पत्य कई बार देर से शुरू होता है। और हाँ, एक बात तो जरूर है कि व्यक्ति जब भी कुछ अपने बल पर करना चाहता है तो ये मंगल उसको दिक्कत भी करवाते हैं। वस्तुतः मिल तो सभी चीजें जाती हैं, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, पर हाँ थोड़ा विलंब संभव है क्योंकि लग्नेश बढ़िया बैठे हैं तो चीजें मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे शनि मंगल का प्रभाव है तो व्यक्ति सरकारी क्षेत्रों में नौकरी का योग भी इनकी कुंडली में बनने की स्थितियां बन रही हैं। पत्नी का सुख और दाम्पत्य का सुख बिल्कुल अच्छा होता है, उसमें कोई समस्या नहीं देख रहा हूं। चंद्रमा जो है वो रोहिणी के बैठे हैं और बहुत बढ़िया बैठे हैं उच्च के होकर के। इस वजह से व्यक्ति का व्यापार और व्यक्ति का जो पार्टनर है वो बहुत अच्छा होता है, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हो। इसमें आपको कभी भी संकोच वाली बात नहीं है क्योंकि मंगल राहु को देख रहे हैं। तो वस्तुतः जो है वो राहु का प्रभाव लाभ भाव पे, ये अच्छी बात होगी सामान्यतया, मतलब सामान्य अच्छे परिणाम करेंगे। राहु का प्रभाव लग्न पे अच्छा रहेगा, राहु का प्रभाव यहाँ भी सामान्य रहेगा। तो ये चीजें बन रही हैं। पर मंगल का प्रभाव यहाँ के लिए अच्छा होगा, मंगल का प्रभाव यहाँ के लिए सामान्य होगा। जो पिता से संबंधों में एक तरीके से सामान्य बर्ताव करने वाला या पिता को अनुशासित होने वाला, अनुशासित बनाने वाला, पिता का सुख भोगने वाला, लेकिन पिता से कई बार वैमनस्य का भाव भी जागृत होता है या कई बार मतभेद की स्थिति भी बन सकती है। उस मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पे लाभदायक स्थिति को दिखा रही है। और मंगल पूर्वा फाल्गुनी के बैठे हैं, इसे अच्छा कहूंगा मैं, खराब नहीं कहूंगा। मारक होने के बावजूद भी उनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जा रही है, तो शुभ भाव के अधिपति की दृष्टि और शनि और मंगल का प्रभाव जहां बेसिक नेचर जब प्ले करेंगे शनि और मंगल, तो कई बार व्यक्ति के जीवन में कष्ट की स्थिति या अनुभूति भी कराएंगे। लेकिन उस मंगल में कहीं ना कहीं एक शुभता के लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं। वही मंगल जो है वो उस प्रभाव को जहां कमजोर कर रहे हैं अपने भाव से, मतलब ये उनका नेचर होगा क्योंकि वो उससे कमजोरी देंगे और घर से दूर रखने पे मजबूर करेंगे। लेकिन चूंकि भाग्य भाव के अधिपति ने सप्तम भाव के अधिपति को और दशम भाव के अधिपति ने सप्तम भाव के अधिपति को देखा है, इस वजह से दाम्पत्य में आने के बाद व्यक्ति का लाभ भी बढ़ जाता है। यह स्थिति भी एक अलग तरीके की बन रही है। धन का बल है, भाग्य का बल है, कर्म का बल है, स्वास्थ्य का बल है, व्यक्तित्व का बल है, स्वभाव का बल है, उम्र का बल है, आयु, ये सारी चीजें, बुद्धिमत्ता का बल है। कमजोर कुछ भी नहीं है। कमजोर क्या है कि आप अपने आप को लेकर के और भी ज्यादा उदार मत हो जाइए, जिसके कारण समाज के लोग आपका कई बार लाभ न उठा लें। ये कुंडली इस चीज से डरी हुई है। क्लियर है? मंगल के बाद अगर मैं बुध की चर्चा करता हूं तो आपकी कुंडली में बुध जो बैठे हैं वो वक्री होकर के बैठे हैं और पुनर्वसु नक्षत्र में, जहां पे व्यक्ति तार्किक, बुद्धिमान, स्वच्छंद गति से चलने वाला और ब्राह्मणों का पूजक होता है। और साथ ही साथ बुद्धिमानी से अपने प्रत्येक निर्णय को गंभीरता से
करने की शक्ति देता है। बुध की दशा में व्यक्ति के वाणी का प्रभाव और बुध की दशा में व्यक्ति का पराक्रम, ये सब उसके फेवर में काम करने लगते हैं और व्यक्ति जो भी बोल देता है वो सत्य सिद्ध हो जाता है। बुध के ऊपर गुरु के प्रभाव से और गुरु से केंद्र में होने के कारण व्यक्ति बड़ों का आदर करने वाला होता है और कभी भी सपने में भी किसी का अनादर नहीं करना चाहता। गुरु जो है वो जन्म कुंडली में हस्त नक्षत्र में जिसके अधिपति चंद्रमा उच्च के होकर के बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात होती है। जहां पे गुरु ने चंद्रमा को देखा है तो ऐसी स्थिति में कई प्रकार से राजयोगों का निर्माण होगा। अब जरा ध्यान से समझिए, तो धन भाव के अधिपति से गुरु केंद्र में, ये अच्छी बात होगी। पराक्रम भाव के अधिपति पे गुरु की दृष्टि, ये अच्छी बात होगी, पराक्रम का बल मिलेगा और पराक्रम में एक शुभता के लक्षण देखने को मिलेंगे। चतुर्थ स्थान के अधिपति से गुरु केंद्र में, ये बहुत अच्छी बात होगी, जो माता के साथ संबंधों को विकसित करेंगे। भाग्य भाव के अधिपति से गुरु षडाष्टक में, लेकिन भाग्य भाव पे गुरु की नीच दृष्टि, इस वजह से भाग्य का बल कमजोर हो रहा है। तो हमें बजरंगबली की पूजा और श्री यंत्र का पूजन करना चाहिए, श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, कनक धारा स्तोत्र वगैरह का पाठ भी आप कर सकते हैं। हालांकि यज्ञोपवीत की स्तुति होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर किसी ब्राह्मण से भी करवाया जाए तो भी काम कर जाएगा। उसके बाद शिव जी को समी पत्र अर्पित करना चाहिए, ये आपको बहुत लाभ करेगा। शिव जी को दही, शहद, दूध, दही आदि अर्पित करने से भी व्यक्ति की कुंडली में जो चंद्रमा के ऊपर मंगल का, चंद्रमा के ऊपर राहु का और चंद्रमा के ऊपर शनि का सबका प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि चंद्रमा से ये सारे ग्रह केंद्र में ही आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा प्रकोपित जरूर होंगे, क्योंकि पापग्रह ही सारे केंद्र में आ रहे हैं। गुरु की दृष्टि है, पर वृषभ लग्न की कुंडली के लिए वो अष्टमेश और लाभेश होते हैं, बहुत अच्छे नहीं होते, पापी हो जाते हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति को संतुलन में या संतुलित होने में दिक्कत या थोड़ी सी मशक्कत की स्थिति बनती है। क्लियर है? गुरु के बाद अगर शुक्र की बात करता हूं तो वो बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। नवांश कुंडली में भी शुक्र की स्थिति या केंद्र की स्थिति थोड़ी कमजोर देख रहा हूं। शनि जो है वो वृश्चिक के ठीक नहीं है, राहु यहाँ ठीक नहीं है, चंद्रमा और गुरु यहाँ बहुत अच्छे बैठे हैं, चंद्रमा और गुरु यहाँ भी चंद्रमा उच्च के। आप व्यवसाय करिए, आप कपड़ों से, दूध से, दही से, मिष्ठान भंडार, मिठाई की दुकान आदि भी खोल सकते हैं। खास करके मैं समझता हूं कि 2025 के 9वें महीने से जो दशा आएगी वो आपके जीवन में यथेष्ट लाभ प्राप्त कराने वाली हो सकती है, क्योंकि गुरु लाभ भाव के अधिपति होकर के उसको देख रहे हैं और मंगल की भी उस पर दृष्टि है, जो कहीं ना कहीं डेली बेसिस के इनकम को बल देने वाली हो जाएगी। पर अभी राहु की दशा है, 2025 के 9वें महीने तक आपको लाजवर्त भी धारण कर लेना चाहिए। राहु ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके अधिपति बुध, राहु ज्येष्ठा नक्षत्र में जिसके अधिपति बुध स्वग्रही होकर के बैठे हैं, इससे राहु को बल मिलेगा। लेकिन एक थोड़ी सी संकोच वाली बात यह हो जा रही है, हालांकि उसकी भरपाई भी एक तरीके से कहूंगा कि हो रही है, कि राहु जहां बैठे हैं उस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में उससे षडाष्टक में बैठे हैं। मंगल जहां, राहु जो है वो मंगल की राशि में बैठे हैं। राहु जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के अधिपति से उसको बल जरूर मिलेगा, क्योंकि राहु जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति अपनी राशि में बैठा है और जिस राशि में राहु बैठे हैं उस राशि का अधिपति उसे देख ले रहा है। इस वजह से, और राहु के ऊपर दो शुभ ग्रहों का प्रभाव भी पड़ रहा है। तो अगर ये स्थितियां कुंडली में बन रही हो तो मैं समझता हूं कि कुल मिलाकर के जो है वो व्यक्ति जीरो से लेकर के अनंत तक की यात्रा कर बैठता है और संतुलित होता है, धनवान होता है। यह नक्षत्र का भी प्रभाव मैं बता रहा हूं। तो बुद्धिमान, यशस्वी, गुणकारी और अपने कुल का नाम रोशन करने वाला ही होता है। किसी भी तरीके से ये कुछ पल का जो वक्त है आपको काटने की आवश्यकता है, क्योंकि दशमांश कुंडली में चंद्रमा और मंगल को मैं खराब नहीं कहूंगा, चाहे भले ही वो शत्रु के घर में बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य और शनि जैसे ग्रह बुध के साथ बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं, जहां गुरु अकेले बैठे हैं। यहाँ भी गुरु 6 नंबर के, यहाँ भी गुरु 6 नंबर के, यहाँ पे गुरु 2 नंबर में बैठे हैं। यानी कि यही गुरु कर्म क्षेत्र के लिए ठीक बनेंगे, क्योंकि लग्न के अधिपति के बाद नवमांश के बाद दशमांश कुंडली के भी अधिपति शुक्र ही बन रहे हैं, जहां के अधिपति होकर के वो धन भाव में बैठे हैं। कर्म क्षेत्र से धन है, पर हाँ एक बात कहूंगा कि उसमें थोड़ी बहुत मशक्कत की स्थिति बनेगी। कई बार आप व्यवसाय करना चाहेंगे पर हो सकता है कि धन ना हो, या कई बार वो सपोर्ट जो मिलना चाहिए एक घर परिवार से वो थोड़ा कमजोर सा होता है। ये स्थिति निपट सकती है, या ये स्थिति, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, मैं ये पहले ही बोल देता हूं, क्योंकि जो आपकी कुंडली मुझसे कहलवाएगी मैं वही कहना ज्यादा श्रेयस्कर और श्रेष्ठ समझता हूं। आपकी कुंडली में बुध वक्री हैं, इस वजह से उनका प्रभाव कभी कभी कमजोर हो जाता है। सूर्य जन्म कुंडली में बुध के साथ बैठे होने से आपको बुद्धिमान बना रहे हैं। गुरु पंचम भाव में अकेले बैठे होने से, शुक्र और चंद्रमा पे दृष्टिपात कर लेने से उनका बल बढ़ा रहे हैं और अनुभवी और साथ ही साथ आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाला और आपको परम तेजस्वी बनाने वाला बना रहे हैं।
इस कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति से गुरु का कोई संबंध नहीं बन रहा है, लेकिन भाग्य भाव से गुरु का संबंध बन रहा है, परंतु नीच का बन रहा है। इस वजह से भाग्य भाव पे गुरु का कोई विशेष असर नहीं देखा जा रहा। और गुरु नवांश कुंडली में भी आप जरा गौर करें तो मैं समझता हूं कि उच्च के ग्रह के साथ बैठे हैं, यहां पे बहुत अच्छी स्थिति दिखा रहे हैं। दाम्पत्य से और पत्नी के आने के बाद कुछ बल वृद्धि होती देखी जा रही है और संबंध बिल्कुल अच्छे रहेंगे। 100% आपका दाम्पत्य कभी भी खराब नहीं होगा। ये केंद्र खाली होने के बावजूद की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि लग्न के अधिपति मंगल भले छठे में बैठे हैं, पर ये पापग्रह होकर के बैठे हैं, जहां के अधिपति बुध जन्म कुंडली में अपनी राशि के बैठे हैं। यहां भी अपनी राशि के, यहां भी अपनी राशि के, यहां नीच के हो जा रहे हैं। इस वजह से कई बार डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी और व्यापार में जो लाभ होगा वो दिखता नहीं है। होता है, पर आप जब आकलन करने चलेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कई बार मैंने कमाया क्या है और खाया क्या है या खोया क्या है। ऐसी स्थिति कर्म क्षेत्र को लेकर के ऐसी मेंटेलिटी बन जाती है, पर वस्तुतः आप यश प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य के, देखो एक बात बताता हूं, दुनिया के किसी भी व्यक्ति की कुंडली कभी कमजोर नहीं होती है, पर वस्तुतः उसके किए गए कर्मों के आधार पर कुंडली का मजबूत और कमजोर होना देखा जाता है। अगर मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली अगर थोड़ी बहुत कमजोर कभी दिख रही है या ग्रहों का प्लेसमेंट अच्छा नहीं बन रहा है, ग्रहों के पास बल कम है, तो आप अपने कर्म के आधार पर उस कुंडली को वर्तमान से भी बहुत ज्यादा श्रेष्ठ बना सकते हैं, जो उसकी वर्तमान स्थिति है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति सभी प्रकार के बाधाओं से अपने आप को और जितनी भी जो थपेड़े होते हैं उनसे मुक्त करके श्रेष्ठ पद पे जाकर के विभूषित हो जाता है। लग्न पे शुक्र का असर अच्छा है, इसे अच्छा कहा जाएगा। और मैं समझता हूं कि ये आपको पदासीन, पदारूढ़ और पद पे रखने वाला बना देता है। आपकी कुंडली में गुरु षड्बल में कमजोर हो रहे हैं, बाकी जितने ग्रह हैं वो सारे के सारे बहुत अच्छे बने हुए हैं। आपकी कुंडली के नवमांश कुंडली को देखिए, यहाँ पे शुक्र, केतु, सूर्य और बुध एक साथ चारों ग्रह बैठे हैं, पर इसमें सबसे ज्यादा जो बढ़िया बैठेगा वो मैं समझता हूं कि सूर्य और बुध में से बुध ही ज्यादा बढ़िया होंगे। एक बात और भी है कि यहाँ पे शुक्र जो है वो धन भाव के अधिपति होकर के बैठ रहे हैं, तो पत्नी भी काम करने वाली या कई बार आपके कर्म क्षेत्र में सपोर्ट करने वाली होती है। हो सकता है कि वो थोड़ी खर्चीली ज्यादा हो, या कई बार वो कमांड अपने हाथ में लेने वाली होती है, जैसे वो घर की मालकिन बन जाए या फिर कई बार उनकी ही चले घर में, ऐसा संभव है, क्योंकि उनकी वाणी और उनकी सुंदरता आपको मोहित कर सकती है, ऐसा संभव है। नवमांश के बाद दशमांश कुंडली में चंद्रमा का लग्न में बैठना व्यक्ति को शुद्ध अंतःकरण का, श्रेष्ठता से अपने काम को करने वाला, किसी दूसरे से बहुत ज्यादा तोलमोल न करने वाला और सामान्यतया वणिक वर्ग में श्रेष्ठ लाभ को अर्जित करने वाला होता है। उसके व्यापार से कई लोग कई बार बहुत ही ज्यादा प्रभावित भी हो जाते हैं। मंगल की दृष्टि लग्न पे, जल्दबाजी में होकर के कोई भी निर्णय नहीं लेना है, और वस्तुतः मैं समझता हूं कि आप काम को लेकर के बिल्कुल ही सजग हैं और बिल्कुल ही पॉजिटिव हैं। ये कुंडली आपकी ऐसी स्थिति में जा रही है। दशाओं के क्रम में या ग्रहों के डिग्री के आधार पर सूर्य मृतप्राय है, इस वजह से इनकी दशा में थोड़ी कमजोरी दिखेगी। चंद्रमा 100% पूरा परिणाम देंगे, मंगल 25% का पूरा परिणाम देंगे, बुध कमजोर है, इस वजह से आपको गणेश जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। गुरु और शुक्र बहुत बढ़िया बैठे हैं, शनि जो है वो 25% का परिणाम करेंगे, राहु और केतु आपकी कुंडली में कभी भी दशा में रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि थोड़े से कंफ्यूजन से बाहर निकालने के बाद आपकी कुंडली में इन्होंने मौके दिए भी हैं, इसमें आपको मिला भी है, पर नुकसान भी हुआ है। और वस्तुतः मैं एक बात समझता हूं कि आपकी कुंडली के लिए राहु अगर नीच के नहीं बैठे होते तो ये और भी ज्यादा अच्छे हो सकते थे, लेकिन इनके पास बहुत अच्छा बल शुक्र और चंद्रमा से देखे होने के कारण और मंगल की दृष्टि होने के कारण ये बात बन रही है। ये आपकी कुंडली की स्तुति है। दशाओं के क्रम में मैंने जो बातें कही हैं वो आपकी कुंडली को मजबूती देने वाली, मंगल की दशा कितनी भी कमजोर नहीं हो, बिल्कुल भी मैं समझता हूं कि उसमें व्यक्ति को जीत जीत करके, हार हार करके जीतने वाला बना देते हैं। राहु की दशा आपकी कुंडली के लिए वस्तुतः जो इस कुंडली में देख रहा हूं उसके आधार पर खराब नहीं जानी चाहिए। गुरु की दशा आपकी कुंडली में अच्छी जाएगी, अवस्था उनकी ठीक है। शुक्र की दशा इस कुंडली में अच्छी जाएगी। शनि की दशाएं थोड़ी बहुत कमजोरी के साथ आगे बढ़ेंगी, पर वस्तुतः वो जन्म कुंडली में अच्छे बैठे हैं। मंगल से दृष्ट नहीं होते तो इनका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ सकता था, क्योंकि एक निगेटिव प्लैनेट उन्हें देख रहा है, तो कई बार उनमें गलत तरीके से या गलत डायरेक्शन में ले जाने का खतरा भी बढ़ जाता है। गलत लोगों की संगति में नहीं जाना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। उग्रता में आकर के और उग्र होकर के कई बार आप कुछ ऐसे कृत्य भी कर सकते हैं जिसके लिए आपको बाद में पश्चाताप के आग में जलना भी पड़ता है। ऐसी स्थितियां बन रही हैं। इतनी सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। अब दशाएं कैसी जाती हैं ये बताया,
आपकी कुंडली के आधार पर मकर और कुंभ लग्न, इस कुंडली के आधार पर अगर मैं कहूंगा तो 6 तारीख बहुत अच्छी साबित होगी। शुक्रवार का दिन दक्षिण दिशा, शुक्रवार और शनिवार का दिन दक्षिण दिशा बहुत अच्छा रहे। और मैं समझता हूं कि ये कुंडली बहुत अच्छी बनी है, इसे कमजोर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने बल को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए। जहां लग्नेश लग्न में बैठे हो, लग्न बड़ी अच्छी स्थिति में बैठा हो, तो मैं समझता हूं कि ये कुंडली कहीं से भी कमजोर नहीं हो सकती है और कुंडली आगे बढ़नी चाहिए। चंद्रमा से संबंधित आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, शुक्र से संबंधित आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने चर्चा कर रखी है। आपकी कुंडली में पुत्र संतति के योग हैं और पुत्री संतति के भी योग हैं, पर दोनों में से कोई एक ही ज्यादा होता है, या तो पुत्र हो या तो पुत्री हो। इस वजह से कुंडली मिलाकर के ही विवाह करने की आवश्यकता मैं समझता हूं। आपकी कुंडली में जहां भी आप रहेंगे, आप अगर अपना गल्ला संभालेंगे तो ज्यादा काम होगा। अगर नौकरी वगैरह के बारे में अगर पूछना चाहते हो तो मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में पढ़ाने का योग सबसे ज्यादा अच्छा बना है। और कई बार व्यक्ति अपने घर से दूर जाकर के कोई भी व्यापार करे या व्यवसाय करे तो ज्यादा अच्छी बात होगी। ये इतनी सी बात है। अब जरा इसको और भी निकटता से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इस कुंडली की और भी अच्छी बात क्या हो सकती है? सप्तम भाव के अधिपति का चतुर्थ में जाना, जहां एक तरीके से आपको घर से दूर ले जा रहे हैं, वहीं आपके लिए ये लाभदायक भी बन रहे हैं। कैसे लाभदायक होंगे? ये आपके चल अचल संपत्ति और साथ ही साथ जरा गौर करिए तो सप्तम छठे भाव के अधिपति जो शुक्र हैं, वो जन्म कुंडली में लग्न में विराज रहे हैं और उस पे गुरु की दृष्टि है। मतलब गुरु और शुक्र की दशाएं आपके जीवन में लाभकारी हो सकती हैं। शुक्र और गुरु का संबंध आपकी कुंडली के लिए अच्छा हो सकता है। इस कुंडली में भवन भूमि वाहन खरीदना हो तो शनि की दशा, सूर्य की दशा और मंगल की दशा और शुक्र की दशाओं में कुछ भी काम अगर करना हो, बड़ा अच्छा काम, तो बिल्कुल कर सकते हैं। नक्षत्र अगर कहीं जाना हो, कोई भी काम करना हो, अनुराधा बढ़िया रहे, पुष्य बढ़िया रहे, रेवती बढ़िया रहे, ज्येष्ठा तो ठीक नहीं होगी, पर उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद और उत्तराषाढ़ा ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे। पुनर्वसु और पुष्य अच्छे रहेंगे। उसके बाद अगर कुछ भी काम करना हो तो करने से बचिएगा रोहिणी में। रोहिणी में कोई भी काम मत करिएगा। आपके लिए जैसे दवाइयाँ लेनी हो, कोई भी नया काम शुरू करना हो, कोई दान देना हो, तो ये सब इस नक्षत्र से बच के रहिएगा। आपकी कुंडली में इतनी सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। अब एक बात और कहता हूं, बुध और सूर्य दोनों जो है वो 29 और 28 के करीब में है। इस वजह से आपने अपने बुद्धिमत्ता का सही इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है। जो आपको मिला हुआ है या जो चीज आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, और वो सिर्फ इसलिए नहीं मिला है क्योंकि आपने अपना संपूर्ण प्रयास अभी भी नहीं करा है। क्योंकि पराक्रम भाव के अधिपति चंद्रमा उच्च के जरूर थे, आप मेहनती जरूर हैं, लेकिन छठे भाव के अधिपति भी तो लग्न में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में आलस्य भी घिर जाता है। लग्न पे मंगल का असर है नहीं, इस वजह से, और सूर्य जो है वो मृतप्राय हो रहे थे, इस वजह से व्यक्ति के ऊर्जा कारक जो प्लैनेट हो रहे हैं वो थोड़े मिनिमाइज हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, अपने प्रभावों का कमजोर परिणाम कर रहे हैं। इस वजह से ये बात बनती है। अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है और अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने का बल प्राप्त करना होगा, जिसके लिए प्रत्येक दिन दुर्गा जी के मंदिर का दर्शन और साथ ही साथ गणेश जी के मंत्रों का जप वो मैं आपको भिजवा देता हूँ। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।